दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। शार्लेट पर्किंस गिलमन की कहानी पीला दीवारी कागज। तर्जुमा सैयद खालिद कादरी। ऐसा कम ही देखने में आता है कि मेरे और जॉन जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों को गर्मियां गुजारने के लिए आबाई हवेलियां मैसर आएं। मकबूजा नौआबादियात पर बने हाकिमों के वसी बंगले जो जहन को किसी माफौकुल फितरत रूमानी दुनिया की तरफ ले जाते हों। दरअसल हमारे लिए तो इस फतह की ख्वाहिश तकदीर से कुछ ज़्यादा ही मांगने के मुतरादिफ है। मगर इस बार हम जिस मकान में रहने के लिए आए हैं वो इसी किस्म का है। हवेली नुमा अजीब व गरीब और पुरस्रार सा, और शायद यही वजह है कि इतने अरसे से खाली पड़ा था और हमें बहुत ही मामूली किराए पर हासिल हो गया। जॉन अक्सर मेरी बातों पर हंसता है क्योंकि उसे मेरे ख्यालात हिमाकत आमेज लगते हैं। वो एक इंतहा दर्जे का प्रैक्टिकल आदमी है जिसे माफौकुल फितरत चीज़ों के तसव्वुर और अंधे अकायद से सख्त चिढ़ है। वो हर उस बात को काबिल तमस्कुर समझता है जिसकी बुनियाद मंतकी दलाइल पर न रखी जा सके या जो आम हालात में देखी या महसूस न की जा सकती हो। मेरा शौहर जॉन डॉक्टर है और शायद यही वजह है कि मैं अब तक सेहतयाब न हो सकी। अपने इस एहसास का इजहार मैं किसी के सामने नहीं कर सकती। उसका ख्याल है कि मुझे कतन कोई बीमारी नहीं है, यह सब बस आसाबी थकान और जहन की हिस्टेरियाई कैफियत का नतीजा है। और फिर मेरा भाई जो खुद भी एक डॉक्टर है यही राय रखता है। ये लोग मुझे दवा टॉनिक वगैरह इस्तेमाल कराते हैं और ताज़ा हवा, तब्दीली माहौल और हल्की फुल्की वर्जिश वगैरह की ताकीद करते रहते हैं और मुझे किसी भी किस्म का कोई भी काम करने से मना करते हैं। मुझे इन लोगों की राय से इख्तिलाफ है। मैं महसूस करती हूँ कि मुझे अगर ऐसे काम करने की इजाज़त दे दी जाए जिससे मुझे दिलचस्पी हो और उसके साथ साथ आज़ादी और फरहत बख्श माहौल मैसर आए तो मैं बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो सकती हूँ, मगर मैं मजबूर कर दी गई हूँ। इन लोगों से छुप कर मैं कभी कभी कुछ लिख लेती हूँ, मगर वो भी ज़्यादा देर तक नहीं क्योंकि इनके अचानक आ जाने और मुझे लिखते देख लेने का खौफ मेरे आसाब को बहुत जल्द थका देता है। मैंने अक्सर सोचा है कि काश मुझे ऐसा माहौल मिला होता जिसमें मेरी हिम्मत अफजाई होती और मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकती। मगर जॉन का कहना है कि मेरा अपने और अपने माहौल वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचना ही सारी तकलीफ की जड़ है। अगर मैं सेहतमंद रहना चाहती हूँ तो सोच विचार कम कर दूँ। ऐसे में उसकी बात मानकर मैं जहन को अकेला छोड़ देती हूँ और घर गृहस्थी की आम बातें करने लगती हूँ। यह मकान जिसमें हम रहते हैं गांव से 3-4 मील दूर सड़क के अकब में अलग थलग और अकेला मकान है। इसके साथ एक वसी बाग भी है जिसमें बाड़दार रविशें और जगह जगह अंगूर की बेलों से घिरी पत्थर की नशिस्तें हैं। ये बाग भी मकान की ही तरह मुझे कुछ अजीब सा लगता है। एक रात जब खिड़की के बाहर फैली हुई चांदनी में यह जगह बड़ी अजीब और पुरस्रार सी लग रही थी तो मैंने इसका जिक्र जॉन से किया तो उसने झट से उठकर खिड़की बंद कर दी और मुझे आराम करने का मशवरा देने लगा। मेरे पास उस वक्त चुपचाप बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। मुझे अपने सोने का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं दरअसल नीचे के कमरे में रहना चाहती हूँ जिसके दरीचे पर गुलाब की बेलें झुकी हुई हैं, मगर जॉन मेरी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो कमरा एक ही खिड़की होने की वजह से ज्यादा हवादार नहीं और फिर उसमें 2 आदमियों के सोने के लिए मुनासिब जगह भी नहीं है। उसका इसरार है कि मेरी देखभाल के लिए उसका मेरे करीब रहना जरूरी है। जॉन वाकई मेरा बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि वो मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देता। मेरे दिन भर का रोज नामचा भी वही बनाता है। मैं अपना वक्त कैसे गुजारूं और क्या करूं और क्या ना करूं ये सारे मशवरे वक्फे वक्फे से देता रहता है। इस सब के बावजूद मुझे कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता है तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है और मैं अपने आप को खुद गरज और एहसान फरामोश समझने लगती हूँ। मेरा कमरा मकान के ऊपरी हिस्से में है। ये एक खुला हुआ कुशादा और हवादार कमरा है जिसमें खिड़कियां हर समत को खुलती हैं। ये शायद कभी बच्चों की नर्सरी रहा होगा क्योंकि इसकी खिड़कियों में सलाखें लगी हैं और दीवारों पर लगे कागज और पेंट से भी इसकी तस्दीक होती है। मेरे सिरहाने की तरफ दीवार पर लगा कागज काफी बड़ी जगह में बीच बीच से उखड़ा हुआ है और सामने की तरफ की दीवार का भी यही हाल है।
میں نے किसी मकान की दीवारों का ऐसा बुरा हाल नहीं देखा। बस ऐसा लगता है जैसे बहुत सी फुहश डिजाइनों ने मिलकर दीवार पर गैर फनी और नाजेबा हरकतें की हों। मजमूई तौर पर जगह जगह से उखड़ा हुआ ये कागज दीवार पर जिस किस्म के वाहियात जाविये और हयतें बनाता है, वो जहन में चिढ़, नफरत और बेजारी पैदा कर देते हैं। और अगर कोई उनको कुछ देर तक गौर से देखता रहे तो ये लूले लंगड़े खतूत एक दूसरे के ताक़ुब में तेजी से भागने लगते हैं और फिर अचानक किसी मोड़ पर पहुंचकर छलांग लगाकर खुदकुशी करते हुए महसूस होते हैं। इस कागज का रंग भी धुंधला गंदा पीला रंग है, जो खुद अपने आप में नफरत, कराहत और उकताहट पैदा करने वाला है। यकीनन मेरी ही तरह इस कमरे में रहने वाले बच्चों को भी इससे नफरत और कराहियत पैदा हुई होगी। शायद जॉन आ रहा है। अब मुझे लिखना बंद करना होगा, क्योंकि वो मुझे एक लफ्ज भी लिखता देखकर आग बगूला हो जाता है। मुझे यहाँ आए हुए अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी मैं पहले दिन के बाद से अब तक कुछ नहीं लिख पाई। न जाने क्यों मेरा दिल भी नहीं चाहा। इस वक्त मैं अपने इस वाहियात कमरे में खिड़की के करीब बैठी हूँ और खुद मेरी अपनी जिस्मानी कमजोरी के अलावा लिखने की राह में कोई और चीज हायल नहीं। जॉन अपनी मुआलजाना मसरूफियतों के बायस दिन भर और कभी कभी रातों को भी बाहर रहता है। मेरी आसाबी तकलीफात शदीद हो गई हैं। मेरे शौहर को इसका इल्म नहीं। उसके ख्याल में मेरे तकलीफ में होने की कोई वजह नहीं। यहाँ मेरे लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर मुनासिब लिबास पहनना, लोगों से मिलना या ज़रूरत की चीज़ें मंगाना भी एक आजमाइश से कम नहीं। दीवार पर लगे इस दरीदा गंदे पीले कागज से बेजारी अलग। एक दिन जॉन से जब मैंने इसका इजहार किया तो वो खूब हंसा। पहले उसने इस कागज को बदल देने की बात की, मगर फिर यह कहकर बात खत्म कर दी कि अगर वैसा किया गया तो मुझे छोटी मोटी चीज़ों से उकताहट और बेजारी की आदत हो जाएगी, जो मेरे लिए ठीक नहीं। मुनासिब यही होगा कि मैं इस कागज को गैर अहम समझकर इसके वजूद को अपने आसाब पर तारी न होने दूं। उसका ख्याल था कि अगर कागज बदल दिया गया तो फिर मुझे अपना पलंग बेहंगम दिखाई देगा, उसके बाद कमरे की खिड़कियां या कुछ और। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म न होगा। मैं भी किसी बात को ज्यादा तूल देकर उसे परेशान करना नहीं चाहती, मगर यह हकीकत है कि दीवार के इस जगह से उखड़े हुए कागज के अलावा मुझे कमरे की कोई और चीज नापसंद नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द सेहतमंद हो जाऊं, मगर नहीं, मुझे इस सिलसिले में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इस वक्त यहाँ लेटे हुए सामने की दीवार पर उखड़े हुए कागज के खतूत एक कटा हुआ सर बनकर उभर रहे हैं, जिसमें से जो आंखें बाहर की तरफ निकली पड़ रही हैं, यह आंखें मुझे देख रही हैं। ऊपर से नीचे तक मेरे सारे जिस्म पर फैल रही हैं, बगैर पलकें झपकाए। मैंने किसी बेजान चीज में अपने वजूद के इजहार की इतनी कुव्वत अब तक नहीं देखी। हमारे कमरे का फर्श भी जगह जगह से उखड़ा हुआ है और ये भारी पलंग जो यहाँ आने पर मिला है, लगता है कितनी ही लड़ाइयाँ देख चुका है, मगर इन सब से मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इस दीवारी कागज से होती है। शायद जॉन की बहन आ रही है। उसे यह नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं कुछ लिख रही थी। आज 4 जुलाई का दिन भी खत्म हो गया। माँ और नीली और बच्चे, जिन्हें जॉन ने मेरा दिल बहलाने की खातिर बुला लिया था, वापस चले गए। हालांकि मुझे इन दिनों कुछ भी नहीं करना पड़ा, मगर फिर भी मैं अपने आप को पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। मुझे बेवजह रोना आता है। न जाने मुझे क्या हो गया है। जॉन अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता है और जेनी मेरी मर्जी भांप कर मुझे तन्हा छोड़ देती है। मैं कभी कभी बाग में कुछ देर घूमती हूँ या गुलाब की बेलों के नीचे बैठी रहती हूँ और फिर कमरे में आकर लेट जाती हूँ। मुझे इस बदनुमा दीवारी कागज के बावजूद कमरे की तन्हाई पसंद है, या फिर शायद इसकी वजह यह कागज ही हो, क्योंकि ये अब मेरे जहन का एक हिस्सा बन गया है। मैं घंटों लेटे लेटे इसे देखा करती हूँ। मेरी निगाहें मुसलसल उन नकूश में उलझी रहती हैं या उनके साथ साथ चलती रहती हैं, जो इस जगह जगह से नुचे हुए कागज से उभरते हैं, भागते दौड़ते हैं और फिर किसी मोड़ पर पहुंचकर एक दूसरे में खत्म हो जाते हैं। इनको मुसलसल इस तरह देखते रहना एक वहशतनाक उलझावे पर जाकर खत्म होता है और इसके बाद मैं इस बुरी तरह थक जाती हूँ कि कुछ भी करने के काबिल नहीं रह जाती। यहाँ तक कि मुझसे कुछ लिखा भी नहीं जाता। जॉन इस किस्म की बातों को वाहियात और लग़्व कहता है। उसका ख्याल है कि मुझे अपनी कुव्वत इन चीज़ों के सोचने में नहीं ज़ाय करनी चाहिए
और सेहत मंद रहने के लिए कॉड लिवर ऑयल और दूसरे टॉनिक और अच्छी ग़िज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए। वो ऐसे मौक़ों पर बड़ी शफ़क़त से मुझे अपनी बाहों में लेकर थपकता है और कहता है कि मैं उसकी बहुत ही प्यारी प्यारी बीवी हूँ, उसकी ज़िंदगी का सरमाया हूँ। अपनी खातिर न सही तो कम से कम उसकी ही खातिर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँ। मैं अक्सर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बच्चा सेहतमंद है और आया के साथ अलग रहता है और उसे इस भयानक मंजर का सामना नहीं करना पड़ता जो ये बचा हुआ दीवारी कागज सामने लाता है। अगर जॉन मेरे बजाय मेरे बच्चे को इस कमरे में रखता, नहीं नहीं, इस तसव्वुर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे इन बातों का जिक्र मैं किसी से नहीं करती। ये बातें बस मेरी इस डायरी तक ही महदूद हैं और शायद किसी को कभी भी मालूम न हो सकेंगी। दीवार पर कागज से बनने वाले नकूश रोज बरोज वाज़ह होते जा रहे हैं। अब तो मैं साफ तौर पर दीवार के इस फटे हुए कागज के पीछे किसी औरत को घुटनों के बल रेंगता हुआ देख रही हूँ। मुझे उसे इस तरह चलता देखकर वहशत हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जॉन मुझे यहाँ से कहीं और ले चले, मगर उससे अपने इस मसले पर बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। कल रात न चाहते हुए भी मुझे ऐसी बातें करनी पड़ी। कल चांदनी रात थी और रातें मेरे आसाब पर भारी होती हैं और तमाम रात घबराहट और खौफ में गुजरती है। चांदनी धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ती रहती है और फिर पिछली खिड़की से एकदम अंदर आ जाती है। उसके इस तरह अचानक पीछे आ मौजूद होने के ख्याल से ही मैं लरस जाती हूँ और मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। अगर किसी तरह हिम्मत करके वो खिड़की बंद भी कर दूं, तो किसी लम्हे में मुझे गाफिल पाकर वो फिर किसी दूसरी खिड़की या दरवाजे से अंदर आ जाएगी। उस दिन मैं लेटी हुई दीवार के कागज पर चांदनी को रेंगता हुआ देख रही थी। उसके इस तरह रेंगने से मुझे सख्त नफरत हो रही थी और मेरा आसाबी तनाव बढ़ता जा रहा था, मगर मैं जॉन को, जो मेरे बाजू में सो रहा था, जगाना नहीं चाहती थी। फिर मुझे लगा कि फटे हुए कागज के पीछे रहने वाली औरत बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रही है। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी और दीवार के करीब जाकर कागज को छूकर देखने लगी कि क्या वो वाकई हिल रहा है। और जब मैं बिस्तर पर वापस आई तो जॉन, वो जाग चुका था और मुझे हैरत से तक रहा था। मैं उससे नजरें चार करने की हिम्मत न कर सकी और चुपचाप बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद कर लीं। जॉन थोड़ी देर बाद मुतमईन हो गया होगा कि मैं सो गई, मगर मैं सुबह तक जाग कर ये जानने की कोशिश करती रही कि दीवार का कागज कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हिल रहा था। दीवार पर उभरने वाले नकूश दिन और रात के मुख्तलिफ हिस्सों में रोशनी के घटने बढ़ने की मुनासिबत से तब्दील होते रहते हैं, मगर रात को जब आसमान पर चांद होता है और चांदनी कमरे में दाखिल होकर दीवार पर फैलने लगती है, तो ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही कागज है जिसे दिन में देखा था। ऐसे वक्त ये नकूश मुकम्मल तौर पर वाज़ह हो जाते हैं। कागज सलाखों में तब्दील हो जाता है, जिसके पीछे घुटनों के बल सहमी हुई छुप छुप कर आगे बढ़ती हुई औरत साफ दिखाई देने लगती है। इधर कुछ दिनों से तो मेरी अजीब हालत हो गई है। मैं कमरे से बाहर कहीं भी ज्यादा देर नहीं रह सकती। मौका मिलते ही भाग कर यहाँ आ जाती हूँ और कागज के पीछे वो औरत क्या कर रही है ये देखने की कोशिश करने लगती हूँ। इस तरह बिस्तर पर लेटे लेटे घंटों गुजर जाते हैं और आंखें दीवार से लगी रहती हैं। इस दौरान मुझे खाने पीने सोने किसी चीज का होश नहीं रहता। जॉन मेरे इस तरह कमरे में बंद रहने की बात सुनकर मुतमईन है, क्योंकि उसके ख्याल में सोना और आराम करना मेरी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुझे जॉन से खौफ आने लगा है और जेनी भी मुझे अजीब नज़रों से देखती है। मेरा ख्याल है इस सब की वजह यही कागज़ है। जॉन कुछ न कुछ लूले लंगड़े बहाने बनाकर एक दो बार मेरे कमरे में अचानक आ गया, मगर मैंने उसे नज़रें बचाकर बार बार दीवार के कागज़ को घूरते पकड़ लिया। जेनी भी ये समझकर कि मेरी तवज्जो इधर नहीं है, कागज को हाथ से छूकर देख रही थी। जब मैंने बहुत जब्त करते हुए करीब जाकर आहिस्ता से पूछा कि वो क्या कर रही है, तो वो यूं चौंक कर पलटी जैसे उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो और भड़क कर कहने लगी कि मैंने उसे ख्वामख्वाह डरा दिया। फिर वो ख्याल जाहिर करने लगी कि ये कागज अपना रंग छोड़ रहा है और इसीलिए इस तरह पीले धब्बे मेरे कपड़ों और जिस्म पर दिखाई दे रहे हैं और कभी कभी उसके और जॉन के कपड़ों पर भी लग जाते हैं। हमें कमरे में रहते वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए। किस कदर आम सी बात थी, मगर मैंने भी ये तय कर लिया है कि मैं इन चीज़ों का इल्म अपने अलावा किसी को न होने दूंगी।
हमारे यहाँ से जाने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। अब मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगी हूँ। यही कमरा जो मेरे लिए तकलीफ दे था, अब मेरी सारी दिलचस्पियों का मरकज बन गया है। मुझे अब बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार रहता है, जब दिन भर धुंधले और जामिद रहने वाले नकूश मुतहर्रिक और वाज़ेह हो जाते हैं। इसीलिए मैंने रात को सोना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मैं इन हैजान अंगेज लम्हात को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। इस दीवारी कागज का पीला रंग किस कदर अजीब है। वैसा पीला नहीं जैसे प्याले नुमा फूल बाहर बाग में खिले हैं। हर पीला रंग किसी ऐसी चीज का तस्वुर जहन में लाता है जिसे मैं कभी कहीं देख चुकी हूँ। इसे देखकर बदबूदार, गंदी और करीही चीजों का ख्याल आता है। इसके अलावा इसमें से एक मखसूस किस्म की बू भी खारिज होती है, जो मैंने कमरे में दाखिल होते ही महसूस कर ली थी, मगर उन दिनों काफी धूप और हवा होने की वजह से दबी दबी सी थी। अब जबकि धुंध और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, यह बू हर तरफ फैल गई है, यहाँ तक कि खाने के कमरे में भी मेरे दाखिल होने से पहले ही जा पहुंचती है। बड़े हॉल के गोशों में, सीढ़ियों के मोड़ पर और इसी किस्म की जाने कितनी गैर मुतवक्का जगहों पर घात लगाए बैठी रहती है। कभी कभी मौका पाकर मेरे बालों और कपड़ों में भी घुस जाती है। सोते से अचानक आंख खुल जाए तो आस पास ही मंडलाती रहती है। शुरू में तो मुझे इससे सख्त वहशत हुई, और वो इस कदर बढ़ी कि मैंने इससे अपने आप को बचाने के लिए मकान को जलाकर खत्म कर देने तक की बात सोच ली। मगर अब धीरे धीरे वो जहन से इस तरह चिपक गई है कि उसके बगैर अपने वजूद का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है। इतनी रातों तक मुसलसल जाग जाग कर आखिरकार मैंने उस औरत को वाज़ेह तौर पर देख लिया है, जो कागज के पीछे रहती है और मौका पाकर उसे जोर जोर से हिलाती है। कभी कभी वहां कई औरतों की मौजूदगी का भी एहसास होता है, मगर अक्सर वहां सिर्फ एक ही औरत रहती है, जो घुटनों के बल तेज तेज चलती है और बड़ी बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करती हुई लगती है। उसकी इसी जिद्दोजहद की वजह से कागज मुसलसल हिलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह औरत दिन के वक्त बाहर आ जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने उसे दिन में कमरे के बाहर खुलने वाली खिड़कियों के करीब देखा है। मुझे यकीन है कि ये वही औरत है, क्योंकि वो इस तरह घुटनों के बल धीरे धीरे छुप छुप कर चल रही थी। फिर मैंने उसे खिड़की के बाहर दरख्तों वाले रास्ते पर भी इसी तरह से चल कर आते देखा। उस वक्त वो दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी को अचानक देखकर अंगूर की घनी बेलों के पीछे छुप गई थी। उसका ऐसा करना फितरी है, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि कोई दिन की रोशनी में उसे इस तरह रेंग रेंग कर चलता हुआ देखे। मैं खुद दिन में इस तरह चलने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेती हूँ। अलबत्ता रात में मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि जॉन किसी वक्त भी जाग कर मुझे देख सकता है। मैंने दीवार के कागज को दिन में कमरा बंद करके जगह जगह से उखाड़ना शुरू कर दिया है। गो के मैं ये बहुत छुपा कर करती हूँ, मगर फिर भी जॉन को कुछ शुबा हो गया है और वो जेनी से मेरे बारे में तरह तरह के सवालात करता रहा था। मैं उससे आंख नहीं मिला पा रही हूँ। दीवार के निचले हिस्से का काफी कुछ कागज मैंने उखाड़ दिया है। मुझे उस औरत को कागज के पीछे से निकलने में मदद करना है। वक्त बहुत कम है। आज हमारे यहाँ कयाम का आखिरी दिन है, और खुशकिस्मती से जॉन आज काम के सिलसिले में बाहर ही रहेगा। जेनी मेरे कमरे में सोना चाहती थी, मगर मैंने अकेले सोने पर इसरार करके उससे पीछा छुड़ा लिया। चांदनी कमरे में आ गई है, और उसके साथ ही कागज के पीछे रहने वाली औरत ने बाहर आने की जिद्दोजहद शुरू कर दी है। उसने कागज के पीछे तेज तेज चलते हुए फटे हिस्सों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश में उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। मेरे लिए यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। मैं बेकाबू होकर उसकी मदद के लिए भागी। इधर से मैं कागज को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचती हूँ, और उधर से वो उसे जोर जोर से झंझोड़ती है, और इसी तरह सुबह हो जाती है। हम गजों कागज दीवार से उखाड़ डालते हैं। अब तकरीबन मेरे सर की ऊंचाई तक आधे कमरे का कागज उखड़ चुका है। सुबह जेनी कमरे में आकर हैरत से चारों तरफ दीवार पर निगाह डाल रही थी, मगर मैंने उसे यह कहकर मुतमईन कर दिया कि चूंकि मुझे उस फटे हुए कागज से दीवार पर बनने वाले नकूश से नफरत है, इसलिए मैंने जिस कदर मुमकिन था उसे खुद ही उखाड़ डाला है। मगर उसने कहा कि मुझे उससे कहना चाहिए था। वो हर काम कर देती। मुझे अपने आप को ऐसे कामों से थकाना नहीं चाहिए। मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ मुश्तबा नजरों से देख रही थी, लेकिन मुझे अब उसकी परवाह नहीं। मैं जब तक यहाँ हूँ
तब तक किसी को इस कागज को छूने न दूंगी। अब वो चली गई है और मेरी तन्हाई में मुखिल होने वाला कोई नहीं। मुझे अपना काम आज ही खत्म करना है, क्योंकि फिर मौका न मिल सकेगा। सारा फर्नीचर हटाया जा चुका है और रात को हमें नीचे के कमरे में सोना है। मैंने दरवाजा मुकफ्फल कर लिया और चाबी खिड़की से बाहर नीचे बाग की रविश पर फेंक दी है। मैंने कमरे में एक रस्सी पहले से ही छुपा कर रखी थी, ताकि अगर कागज के पीछे रहने वाली औरत निकल कर भागना चाहे तो मैं उसे पकड़कर रस्सी से बांध दूं, मगर मुझे उस तक पहुंचने के लिए किसी चीज पर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ इस भारी पलंग के अलावा और कुछ नहीं है, मगर उफ, ये किस कदर भारी है। मेरे आसाब जवाब देते जा रहे हैं। मैं झुंझलाकर उसकी लकड़ी को दांतों से चबाने की कोशिश करती हूँ। मेरे मसूड़ों से खून बहने लगता है। मैं फर्श से उछल उछल कर जितनी ऊपर पहुंच सकती हूँ कागज को नोचती जाती हूँ। कागज के पीछे दीवार पर उभरने वाले हियोले जोर जोर से चीखते और कराहते हैं। इसी के साथ साथ मेरा जुनून बढ़ता जाता है और मैं किसी भी लम्हे बदहवासी में कुछ भी कर सकती हूँ। मैं खिड़की से बाहर छलांग लगा सकती हूँ, मगर नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगी। लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। इस वक्त तो मैं खिड़की के बाहर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वहां खिड़की से परे बहुत सी औरतें जमा हैं, जो छुपती हुई धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। वो भी शायद मेरी ही तरह कागज के पीछे से निकल कर बाहर आई हैं। अब मैं पूरी तरह इस रस्सी से बंध चुकी हूँ और बाहर जाने के काबिल नहीं। रात को मुझे फिर कागज के पीछे चले जाना है, मगर अब ये भी किस तरह करूंगी। मगर आह, इस वसी कमरे में अपनी मर्जी और आज़ादी से अपने आप को चारों तरफ घसीटे फिरने में किस कदर मुसर्रत है। शायद जॉन बाहर दरवाजे पर आ गया है, मगर नहीं डार्लिंग, दरवाजा मुकफ्फल है और उसे खोलना तुम्हारे बस में नहीं है। जॉन कैसी बदहवासी से दरवाजा पीट रहा है और अब वो कुल्हाड़ी के लिए चीख रहा है। इतना खूबसूरत दरवाजा तोड़ देना कैसी बदमजाकी होगी। जॉन, चाबी खिड़की के बाहर रविश पर पड़ी है। मैं आहिस्ता से कहती हूँ। थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। दरवाजा खोल दो मेरी जान, वो पुकार कर कहता है। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम चाबी लाकर दरवाजा खोल लो। और मैंने यही बात आहिस्ता आहिस्ता इतनी बार दोहराई कि उसे नीचे जाकर चाबी लानी पड़ी और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन वो दरवाजे के करीब ही ठिठक कर रुक गया। तुम ये क्या कर रही हो? वो चीखा। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? उसकी आंखें खौफ और हैरत से फैली हुई थी। मैं उसी तरह फर्श पर रस्सियों से बंधी घिसटती रही और गर्दन मोड़ मोड़ कर उसे देखती रही। तुम्हारी और जेनी की लाख कोशिशों के बावजूद मैं आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो गई हूं, मैंने कहा, और मैंने दीवार का सारा कागज उखाड़ फेंका है। अब तुम लोग दोबारा मुझे इसके पीछे कैद नहीं कर सकते। यह सुनकर वो सकते में आ गया और फिर चकरा कर गिर पड़ा। ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं सोचती हूँ, मगर ऐसा हुआ और वो मेरे सामने जमीन पर इस तरह पड़ा था कि मुझे हर चक्कर में उसे रौंद कर आगे बढ़ना पड़ता था।